Assalamu alaikum, class 10th. Today we are going to start our ninth chapter of biology. The name of the chapter is biotechnology. The page number is 138. So first of all, we should know about the term biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी को भी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो है ये साइंस की वो डिवीजन है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा बायोलॉजी के बारे में हमें पता है, तो बायो मीन्स लाइफ। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज़ बायो एंड सेकेंड वन इज़ टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स प्रैक्टिकल स्किल्स, ऐसे काम जिनको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाए। तो बेटा अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायो तो वो ब्रांच होगी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये हमारे पास बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करके उनकी बाकी जो इंसान हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, उनकी सर्विस के लिए काम करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। तो अगर हम लोग बायोलॉजी की डेफिनेशन हमें पता है, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो आपसे ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो आप बता सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसी ब्रांच जिसमें ज़िंदा जानदारों का इस्तेमाल किया जाए इन प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। सर्विस कहते हैं खिदमत करने को, मैनकाइंड इंसानियत, ठीक है। तो ज़िंदा जानदारों का इस्तेमाल करके हम लोग इंसानियत की खिदमत किस तरह से कर सकते हैं वो बात हमें बताती है बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे पास बेटा आ जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये एक यू कैन से मैकेनिज़्म है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग आर्टिफिशली किसी चीज़ को बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं जो चीज़ बनाते हैं। बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए की। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी थॉरली बात कर लें, जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस डीएनए की बेटा ये है कि हम लोग डीएनए को लैब के अंदर लेके जाके उसमें से फर्दर जो आप कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स बना लें। एक टर्म यूज़ होती है क्लोनिंग। क्लोनिंग में बेटा बेसिकली क्या किया जाता है, एक साइंसदान था जिसका नाम था स्कॉटलैंड के अंदर, जिसका नाम था विल्मट। 1997 के अंदर इसने एक जो शीप तैयार की थी क्लोनिंग के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं डॉली शीप, उसका नाम था। इसने बेसिकली क्या किया था कि एक फर्टिलाइज्ड एग लिया और उस एग का जो न्यूक्लियस था उसको रिमूव कर दिया और उसकी न्यूक्लियस की जगह पे एक और न्यूक्लियस किसी ऐसे जानदार का डाल दिया जो कि वो बनाना चाह रहा था। तो लैब के अंदर उसने उसको प्रोड्यूस किया और वो इस तजर्बे में कामयाब रहा। तो आर्टिफिशियली सिंथेसिस ये चीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई करना होता है किसी चीज़ के अंदर कुछ इस तरह की चेंजेस लेके आना कि उसको बेहतर बना देना। रिमूवल, अगर आप चाहते हैं कि आप को ये चीज़ किसी ज़िंदा जानदार में पसंद नहीं है तो आप उसको रिमूव करवाना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप ये काम भी कर सकते हैं। एडिशन का मतलब है कि कोई उसके अंदर कोई ऐसे जीन्स इंसर्ट करना। मिसाल के तौर पे आप लोग ये चाहते हैं कि ये जो एक अंगूर हैं ये बहुत अच्छे हैं लेकिन इनका साइज़ छोटा है, ये मीठे हैं लेकिन साइज़ छोटा है। दूसरे अंगूर वो हैं जो देखने में भी बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका साइज़ उनका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो बेटा उस अच्छे अंगूर वाले जीन्स और अच्छे साइज़ वाले जीन्स को मिला के एक नए ग्रेप्स तैयार कर लेंगे, एक नई जो उनकी प्रोडक्ट है वो तैयार करेंगे जिसमें उनका साइज़ भी अच्छा होगा और उनका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग ये करते हैं कि जो डीएनए होता है, जो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको ऐड या रिमूव कर दिया जाता है किसी भी जिंदा जानदार में। इट इज़ ए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ डन टू आल्टर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को, और इसको मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी को, क्योंकि हम लोग इसमें ज़िंदा जानदारों की जो खसूसियात हैं उनको चेंज कर सकते हैं। आल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना।
अच्छा, आपको ये बात पता है कि मैंने ऊपर आपको बता दिया, जिस तरह से देखें ना, एक तरह के जो अंगूर थे उनका साइज़ अच्छा था, तो हम लोगों ने उनका साइज़ चेंज कर दिया। क्यों? जो अच्छे साइज़ वाली जीन्स थी हम लोगों ने उसके अंदर वो इंसर्ट कर दी। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, उसकी खुसूसियात को चेंज कर दिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देती है, तब्दील कर देती है। दी वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड इन 1944। सबसे पहले 1944 के अंदर इस पे काम शुरू हुआ था जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर। व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जब ये बात साबित हो गई थी कि डीएनए ही वो चीज़ है जिसके ऊपर विरासती मादा होता है जो विरासत को ट्रांसफ़र करवाता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक, उसके बाद इस चीज़ पे काम शुरू हो गया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, 1970 में क्या हुआ कि साइंसदान जो थे वो इस काबिल हो चुके थे कि डीएनए का थोड़ा सा पार्ट कट करके किसी और ज़िंदा जानदार में इंसर्ट कर दें और एक नया जानदार जो है वो बना लें। इन 1970s साइंटिस्ट वर एबल टू कट एंड पेस्ट द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह से बेटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा कट करते हैं और किसी और जगह पे ले जाके उसको पेस्ट करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कट पेस्ट करना। तो 1970 के अंदर साइंसदान इस बात पे उन काबिल हो चुके थे, इस काबिल हो चुके थे कि वो डीएनए को कट करके किसी और जानदार में पेस्ट कर सकते, ठीक है। अब बेटा 1978 में क्या हुआ कि जो साइंसदान थे उन्होंने जीन प्रोड्यूस कर ली थी। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो एक ऐसी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी प्रोडक्शन रेट जिनका बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 20 मिनट्स में इनकी 200 कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं। तो इंसुलिन, आपको पता है कि ये एक आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था इंसुलिन के बारे में कि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, शुगर लेवल को। तो जिन लोगों में इंसुलिन नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती उनको डायबिटीज़ हो जाती है और इस चीज़ से बचने के लिए उनको फिर इंसुलिन की इंजेक्शंस दिए जाते हैं या फिर उनको टैबलेट्स दी जाती हैं। तो क्योंकि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए पॉसिबल नहीं था कि सारी दुनिया के लोगों को एक ही टाइम पे इंसुलिन प्रोवाइड की जाए। कुदरती तौर पे वो इतनी आसानी से तैयार नहीं हो रही थी। तो इस काम के लिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसुलिन वाली जीन उठाई, वो एक बैक्टीरिया में डाली। क्योंकि बैक्टीरिया की नस्ल बहुत जल्दी तैयार होती है तो वो इंसुलिन का रेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा इनके पास बन चुका था और रेट काफ़ी ज़्यादा बनने के बाद वो जो इंसुलिन थी वो उन्होंने इंसानों की भलाई के लिए बनाई थी ना। तो बेटा इसी वजह से हम लोग इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें ज़िंदा जानदारों को इस्तेमाल करके दूसरे इंसानों की खिदमत के लिए काम किया जाता है। अगर आप लोग देखें तो इसमें भी सेम चीज़ हो रही है ना, ज़िंदा जानदार है ना बैक्टीरिया, तो ज़िंदा जानदार को इस्तेमाल करके बाकी जानदारों की बीमारी के लिए एक इलाज, उसके लिए एक तरियाक ढूंढा जाता है जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं। और इसको बायोटेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम लोग ज़िंदा जानदारों को ही इस्तेमाल करके ज़िंदा जानदारों की बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 1990 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लॉन्च का मतलब स्टार्ट करना शुरू हुआ ना, टू मैप ऑल द जीन्स इन द ह्यूमन सेल। आपको पता है बेटा कि एक ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? पता है ना आपको, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर क्रोमोसोम्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होती हैं। अब ये सारी की सारी जीन्स के बारे में साइंसदानों ने ख्याल किया कि हम लोग उनका एक मैप तैयार करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग अपने कंट्री का मैप देखते हैं उससे फिर हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा सूबा कहाँ पे है, कौन सा जो शहर है वो कहाँ पे वाक़ है, ताकि अगर किसी ने आउटसाइडर ने उसको विज़िट करना है तो उसके लिए ये आसान काम हो। तो 1990 में 1990 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ख्याल किया साइंसदानों ने कि हमें जितनी भी जीन्स है ना एक सेल के अंदर, उसका एक मैप तैयार कर लेना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कौन सी जीन कहाँ पे मौजूद है और उसका फंक्शन क्या है। ये जो बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये 2002 में कंप्लीट हुआ था। द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड इन 2002। 2002 में इसका कंप्लीट एक मैप तैयार हो चुका था और उस मैप को पब्लिश कर दिया गया था। पब्लिश का मतलब होता है शाया करना, किताबों में छाप देना।
ह्यूमन बींग्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर मेकिंग वाइन, शराब बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सिरका बनाने के लिए विनीगर सिरकों को कहते हैं। चीज़ पनीर को कहते हैं, जिसको पिज़्ज़ा में वगैरह में यूज़ किया जाता है। योगर्ट दही को कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे पास बनती हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो बेवरेज मशरूबात वाली इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास मशरूबात बनते हैं, उनमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। अच्छा बेटा, मैंने ऊपर एक टर्म यूज़ की है जीनोम, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली जीनोम है क्या। व्हाट इज जीनोम? द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोम। अब कोई भी इंडिविजुअल है हमारे पास, उसके सेल्स के अंदर जितनी भी जीन्स हैं उनका एक कंप्लीट सेट, एक उनका मजमूई तौर पे जब हम लोग उन जीन्स को देखते हैं तो उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म कोई इंसान भी हो सकता है इंडिविजुअल, वो कोई फ्रूट भी हो सकता है, वो कोई वेजिटेबल भी हो सकती है, वो कोई और जानवर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, स्कोप हम लोग बात करते हैं ना कि फ़लाँ जो सब्जेक्ट है उसका बहुत स्कोप है, यानी कि उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। अगर आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए ये चीज़ हेल्पफुल होगी। तो बेसिकली वो अहमियत ही होती है उसकी इम्पोर्टेंस। तो इन रिसेंट फ्यू ईयर्स बायोटेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग एज अ सेपरेट साइंस एंड हैज़ अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी फील्ड्स। अट्रैक्ट का मतलब होता है कशिश पैदा करना, अटेंशन तवज्जो। और वो बता रहे हैं वो कि पिछले कुछ सालों में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक अलग साइंस के तौर पे मानी जानी जा रही है, जिसने बाकी दूसरे फील्ड्स के काफ़ी ज़्यादा तवज्जो हासिल कर ली है। सबसे पहले कौन सी वाली फील्ड्स हैं हमारे पास? मेडिसिन की फील्ड है, फूड की फील्ड है, एग्रीकल्चर की है और एनवायरनमेंट की है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्या किया? सिंथेसाइज्ड बनाई। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। इंसुलिन एंड इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या होती हैं बेटा? ये एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि वायरस के खिलाफ हमें मदद देती हैं। फ्रॉम बैक्टीरिया एंड रिलीज्ड फॉर सेल। बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इंसुलिन बनाए बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर और बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंटरफेरोन प्रोटीन्स बनाई थी जो बेसिकली एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, और उनको बेचने के लिए रख दिया, जिससे उनको फ़ायदा भी हुआ, उन्होंने पैसे भी कमाए और इंसानों का भी फ़ायदा हो गया, वो बीमारियों से महफूज रह गए। ए लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज़, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड अदर मेडिसिन्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। वैक्सीन्स ऐसी किसी भी मेडिसिन को कहते हैं जो आप बीमारी लेने से पहले यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन आपको पता है कि बन चुकी है, कुछ जो हेपेटाइटिस सी की यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है एक्चुअली कि जो वायरस होता है ना इनिशियल स्टेजेस पे, जब वो किसी बंदे के अंदर बीमारी फैलाने जा रहा होता है, आपको पता है कि हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो कमज़ोर जरासीम होते हैं उनको इंजेक्शन के थ्रू किसी और बंदे में इनोकुलेट कर लिया जाता है, ताकि अब वो जब जो हमारे पास वीक जर्म्स होते हैं जब वो किसी हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो तब वहाँ पे जाके वो उसकी बॉडी के साथ एक फ्रेंडशिप का इंटरेक्शन बना लेते हैं, तो अब वो उसकी बॉडी के फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जब असल वाले जरासीम आते हैं हेपेटाइटिस वाले, तो वो पहले से मौजूद जो जरासीम होते हैं वो अपनी एंटीबॉडीज़ तैयार कर चुके होते हैं, उनकी इतनी इम्यूनिटी हो चुकी होती है कि वो जो असल में आने वाले जरासीम हैं उनसे मुकाबला करें और उस बीमारी से उस बंदे को बचा लें। ये चीज़ होती है वैक्सीन। एंटीबॉडीज़ होती हैं कोई भी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने वाली जो बॉडीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आप लोगों को पता है कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसको बनाने में भी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका बहुत रोल है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनको बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। वेरियस एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर मेडिसिनल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज़। काफ़ी ज़्यादा सारे एंजाइम्स हैं जो कि मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं बेसिकली बेटा? एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होती हैं, और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इनको कहा जाता है। कैटलिस्ट कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, और लेकिन ख़ुद इस्तेमाल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप कोई सालन बना रहे हैं, चने गलवाने के लिए आप लोगों ने वहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन वो चने गल नहीं रहे, तो आप लोगों ने जल्दी खाना बनाना है, तो क्या करती हैं हमारी मदर्स के उसमें बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा है वो डाल देती हैं, तो मीठा सोडा उसको जल्दी पकने में मदद देता है। इस तरह से एंजाइम्स क्या करते हैं, वो खाने को जल्दी पकाने में हेल्प करते हैं।
वहाँ पे भी एंजाइम्स आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं और मेडिसिन्स में भी। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसको जल्दी वक्त से पहले ख़त्म करने में एंजाइम्स हेल्प करते हैं। जीन थेरेपी हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट इन रिसेंट ईयर्स। जीन थेरेपी में बेटा क्या होता है बेसिकली कि वो जो जीन्स होती हैं, जो डिफेक्टेड जीन्स होती हैं, जो कि ख़राब हो चुकी होती हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है और उनकी जगह पे एक नई जीन्स को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को, इस अमल को हम लोग कहते हैं जीन थेरेपी। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो इम्प्रूव द बेनिफिशियल इन फोरेंसिक मेडिसिन। द स्टडी ऑफ DNA हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके बेटा हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। उनका जो DNA है, जहाँ पे कोई चोर चोरी करने जाता है तो उसके फिंगरप्रिंट से लेके आपको पता है कि जो फोरेंसिक लैब्स होती हैं वहाँ पे उसको टेस्ट किया जाता है और वो जो हमारे पास क्रिमिनल होता है, मुजरिम तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से है। नेक्स्ट हमारे पास है फूड इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। फर्मेंटेड जो फूड्स होती हैं जैसे कि कोई अचार वगैरह या दही का जमना, इनको फर्मेंटेड फूड्स कहा जाता है। माल्टेड फूड्स में हमारे पास पाउडर मिल्क कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें होल मिल्क होता है, तकरीबन व्हीट फ्लोर होता है, गंदम का आटा होता है, बार्ले का जो फ्लोर होता है उसको यूज़ किया जाता है। विटामिन सब बनाए जाते हैं या दूध से बनी हुई मसनूआत जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है, ये भी बेटा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड इन बेवरेज इंडस्ट्री। ये जो मशरूबात वाली सनतें हैं जहाँ पे शराब वगैरह बनती है तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है और जिसका मेन रोल है वो भी बायोटेक्नोलॉजी ही है। नेक्स्ट बेटा वो बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा सारे ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हैं एग्रीकल्चर में वो बनाए गए हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले ग्रेप्स की एग्जांपल दी, तो ऐसा कोई ग्रेप्स जिस ग्रेप्स में अपना DNA ना हो, किसी और अंगूर का DNA हो, उसको हम लोग ट्रांसजेनिक ग्रेप्स कहेंगे। काफ़ी ज़्यादा सारे एनिमल्स बनाए गए हैं ट्रांसजेनिक जिनका अपना DNA नहीं होता, लाइक माइस, चूहे जो होते हैं, गोट्स, बकरियाँ, काऊ, गाय वगैरह, इनको ट्रांसजेनिकली बनाया गया है ताकि इनका ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, इनका दूध बड़ा अच्छा होता है। तो जो ट्रांसजेनिक गोट्स होती हैं, ये चिकन होता है या काऊ होती हैं, वो ज़्यादा फूड देती हैं हमें। तो क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है तो उसकी आबादी में खुराक की कमी को पूरा करने के लिए जो बकरियां या चिकन वगैरह हैं उनको ट्रांसजेनिकली बनाया जाता है ताकि दुनिया में खुराक की कमी ना हो और दुनिया में जितनी भी आबादी है हर इंसान को खाना मिले। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास फॉरेन DNA होता है और हर वो उसके अंदर डिज़ायरेबल करैक्टर होता है जो हम लोग लेना चाह रहे होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग फॉरेन DNA आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स इन विच डिज़ायरेबल करैक्टर्स आर प्रेजेंट। मोर यील्ड, इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो ज़्यादा पैदावार देती हैं वो फसलें, या वो जानवर ज़्यादा दूध देते हैं, वो मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देती हैं, ज़्यादा गोश्त देती हैं और उनमें बीमारियों से ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत होती है जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज़। लास्ट पे बेटा हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट में हमारे माहौल में बायोटेक्नोलॉजी का क्या असर है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम लोग अपनी जो पहले से यूज़ की गई चीज़ें हैं उनको दोबारा रीन्यू कर सकते हैं। जो हमारी ज़मीनें ख़राब हो चुकी हैं उनको हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं और अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपने जानवरों को, अपने पौधों को बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स ताकि हमारी क्रॉप्स की जो यील्ड है, जो पैदावार है वो अच्छी हो। लेकिन पैदावार तो अच्छी हो जाती है लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि हमारी ज़मीन की जो कुदरती ज़रख़ेज़ी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और दूसरे नंबर पे हमारे साथ क्या होता है कि वो हम लोग खुराक बनाते हैं वो जहरीली होती है, इसमें फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो अगर हम लोग गोबर यूज़ करें जिसको एनिमल डंग या मैन्योर कहा जाता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, बायोटेक्नोलॉजी। स्प्रे हम लोग करते हैं ताकि कीड़े वगैरह मर जाएं फसलों के ऊपर से। जामुन के ऊपर आपने देखा होगा कि वाइट से कलर के मोटे मोटे कीड़े होते हैं जामुन के दरख्त पे ख़ास तौर पे, उनको एफिड्स कहा जाता है। इन एफिड्स, ये जो एफिड्स होते हैं वो दरख्तों के लिए ख़तरनाक होते हैं, लेकिन अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो वो जामुन का दरख्त या उसका जो फल है वो कड़वा हो जाता है और साथ ही साथ उसकी पैदावार तो खैर अच्छी होती है लेकिन हमारे पास उसका एक ड्रॉबैक भी आ जाता है। तो इस चीज़ के लिए अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें, हम लोग वहाँ पे भेड़ें जो हैं वो
छोड़ दें, जो तमूड़ी होती है, जो आप डेमू जिसको कहते हैं पंजाबी में, अगर वहाँ वो छोड़ दें तो वो जो भीड़ें होती हैं, वेस्प होते हैं, वो उन एफिड्स को खा जाते हैं, जिससे हमारा माहौल भी साफ़ रहता है और हमारी जो पैदावार है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं उनको यूज़ करके हम लोग वाटर को प्यूरीफाई कर लेते हैं। जिस तरह से हम लोग गंदे पानी में फटकड़ी डाल दें तो वो जो सारी उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ज़मीन उसकी बिल्कुल बॉटम में पेंदे में नीचे बैठ जाती हैं। इसी तरह से जो एंजाइम्स होते हैं उनको यूज़ करके पानी को साफ़ किया जा सकता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको फर्टिलाइज़र्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बायो पेस्टिसाइड्स होती हैं कि कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल। पेस्टिसाइड्स होती हैं कीड़े मार अद्वियात, जो ऐसी दवाइयाँ जिनको कीड़े मारने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र जो कि खाद के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जिसमें गोबर वगैरह आ जाता है। और बायो सेंसर होते हैं, ये पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं कि इस जगह पे पोल्यूशन है। मिसाल के तौर पे जहाँ पे आपको जोहर नज़र आते हैं, आपको वहाँ पे एलजी नज़र आती है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे गंदा पानी है। Transgenic microorganisms are also used for the recovery of metals, cleaning of spilled oil and many other purposes. किसी जगह पे अगर ऑयल गिर जाए पानी के ऊपर तो आपको पता है कि ऑयल जो है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को नीचे जाने से रोकता है और जिसकी वजह से नीचे वाली फोटोसिंथेसिस नीचे वाली प्लांट्स में नहीं होती। तो अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑयल होता है उसको इकट्ठा करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ करते हैं और मेटल्स को साफ़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इस तरह और भी इसके काफ़ी ज़्यादा सारे यूजेज़ हैं। थैंक यू सो मच बेटा, आप इसको सुनिएगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं।